बाहर फेंके गए लोग हैं। जो लोग करते हैं भेदभाव, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट भी तुरंत जाग जाता है, तुरंत गद्दा तकिया छोड़कर रातों रात नींद छोड़ देता है अपनी। लेकिन जो ये बड़ी संख्या में बड़ा तबका जब आंदोलन करता है अपने हक हकूक के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी सो जाता है, मीडिया भी सो जाता है, ये सड़कें भी सो जाती हैं। तब तुम कहते थे चूड़ी चमाड़ी कंजड़ भंगी, आज तुम कहते हो ओ भीमटी और नीलटी। तो तुमने सिर्फ शब्द बदले हैं, अपमान करने का जो इरादा है, भावना है, वो तो तुम्हारी वैसी है ना। इनके वोट से सरकारें बनती हैं, इनके टैक्स से सरकारें चलती हैं, इनके टैक्स से एक एक कुर्सी चाहे नेता की हो चाहे अधिकारी की हो, इनके टैक्स से चलती है और ये इन्हीं का सबसे ज्यादा शोषण करते हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम्हारे 5 साल में 118% जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है, और वही सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में जब सवर्ण आंदोलन करते हो तो कहता है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो अब पता है ये चिट्ठी भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। तो तुम तो भाई इनको मारने के लिए बैठे हो। इतनी लंबी चैन तो मत रखिए कि देश दुनिया में तुम्हारी थू हो के भाई साहब ये अभी तक इतनी पुरानी रूढ़िवादी सोच से नहीं उठे। हम भाईचारा कैसे बढ़ाएंगे जब तुम हमें ये कहोगे कि भाई तेरे जैसी ज्ञान देगी। साथियों नमस्कार, इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हम हैं और पहले मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूं। आप चारों तरफ देखिए, आपको पैर रखने की जगह इस वक्त यहाँ पर नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज़ नहीं दिखेगी, वो है देश का टीवी मीडिया। इतनी बड़ी जनसैलाब के बावजूद भी अगर आ गए होंगे तो एक आध चैनल आए होंगे, वो भी 10 सेकंड की खबर चला के इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी यूजीसी रेगुलेशंस को वापस लाने के लिए एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये रेगुलेशंस वापस आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये रेगुलेशंस पर रोक लगाई गई वो सबसे बड़ा सवाल था। 1 हफ्ते का आंदोलन, पहले दिन की सुनवाई और स्टे मिल जाता है। 10 साल लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं बहुजन समाज के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 1 तारीख मिलने में चप्पलें घिस जाती हैं। लेकिन एक समाज जो कि देश का 15%, 10%, जितना भी प्रतिशत लगा लीजिए आप, उसे पहली ही सुनवाई में स्टे मिलता है। मैम निर्देश जी हमारे साथ हैं। मैम, मैंने अभी जो बात कही कि 10% आबादी को पहले दिन लिस्टिंग मिल जाती है, दूसरे दिन ही स्टे मिल जाता है, और आप लोग इतने लंबे समय से आंदोलन लड़ रहे हैं रिजर्वेशन को बेहतर बनाने के लिए, कैंपसेस को सेफ बनाने के लिए। आप लोगों को सुनवाई नहीं मिलती, आपके आंदोलनों को भी जगह नहीं मिलती, ना मीडिया में, ना अखबारों में, ना जुडिशरी में। देखिए, हमें तो देश के सिस्टम में कहीं जगह ही नहीं मिली। ये इसीलिए वंचित रहा, पिछड़ा रहा, शोषित रहा। और अगर संविधान में भी जगह मिली तो वो एक महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत मिल गई। वरना इस देश के जो सिस्टम था, जो विधान था, जो यहाँ का धर्म था, जो कानून थे, जो नियम थे, उनमें इन लोगों को बाहर रखा गया। ये बाहर फेंके गए लोग हैं। तो ये फेंके गए लोगों को संविधान ने तो रख दिया है अंदर, लेकिन जो दिमाग है, जो सोच है, जो सिस्टम है, जो अभी भी, क्योंकि आप देखिए जनरेशन टू जनरेशन जो कास्टिज्म है वो ट्रांसफर हो रहा है हमारे बच्चों से हमारे बच्चों में। अभी मैं यहाँ आंदोलन का, अभी मेरा बच्चा यही इसी भीड़ में घूम रहा है, अभी 9 महीने का, 10 महीने का है। हाँ। तो वो झेल रहा है, वो आगे उसको, अभी मुझे लगता नहीं कि मैं उसके लिए इतना सेफ ये भारत बना पाऊंगी जहाँ जातिवाद ना हो, क्योंकि मुझे इस बात का दर्द है और डर है कि आज मैं लड़ रही हूँ और कल मेरा बच्चा भले ही देश के लिए कुछ अच्छा करने के बजाय यह लड़ाई लड़ रहा होगा। तो हम ये इतने सारे युवा अपने स्किल्स है, अगर इनकी स्किल को जांचा जाता, परखा जाता, तो हो सकता था इसमें से कोई आइंस्टीन निकल सकता था, इसमें से कोई और बड़े बड़े साइंटिस्ट निकल सकते थे, कुछ और बेहतर कर सकते थे, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे जा सकते थे, देश को आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि चंद मुट्ठी भर लोग देश की इतनी बड़ी जनता को लड़ाई में उलझा के यहीं तक रखना चाहते हैं। तो अब आज भी आप देखिए, जिन यूनिवर्सिटियों को सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए था, जातिवाद से खतरा नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे लड़ाई लड़ी जा रही है। इससे पता चलता है कि भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कितना ज्यादा अभी भी जातिवाद से भरा पड़ा है, उससे अछूता नहीं है, वो दूषित है, तो उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। और अब आप ये भी देख लें कि जो लोग करते हैं भेदभाव, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट भी तुरंत जाग जाता है, तुरंत गद्दा तकिया छोड़कर रातों रात नींद छोड़ देता है अपनी। लेकिन जो ये बड़ी संख्या में बड़ा तबका जब आंदोलन करता है अपने हक हकूक के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी सो जाता है, मीडिया भी सो जाता है, ये सड़कें भी सो जाती हैं। ये जो पुलिस सवर्णों के आंदोलन पर बड़े आराम से इनके पैरों के नीचे पलके बिछा रही थी कि आइए आइए आंदोलन करिए, आज वही जो लाठी में एकदम तेल लगा के बैठी है, तो थोड़ी सी चुप करें और बजाने के लिए तैयार। लेकिन निर्देश जी, जो आप आर्गुमेंट दे रही हैं कि जिस तरीके से प्रशासन भी आपके साथ भेदभाव करता है, सब होता है, आज यूजीसी की बात है, यूजीसी को पहली सुनवाई में रोक दिया गया, कल को रिजर्वेशन की बात आएगी, कल को आपके सामाजिक अधिकारों की बात आएगी। क्या अब
पहला रास्ता नहीं खुल गया है कि अब अगला बार रिजर्वेशन पर किया जाएगा? देखिए, रिजर्वेशन पर तो लगातार हमला किया जा रहा। रिजर्वेशन के नाम पे अभी तक जो लोग रिजर्वेशन के लाभार्थी होने चाहिए तो उनको वास्तव में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है ना। ये एक ख्याली पुलाव है जो लोगों को लगता है रिजर्वेशन। अगर रिजर्वेशन वास्तव में मिल रहा होता तो यहाँ पर ये देश के अंदर जो अभी भी दलितों पिछड़ों की स्थिति इतनी बुरी है, आप मेरे साथ मैं गाँव घूमती हूँ, मुझे पता है, जहाँ 2000-4000 लोगों का दलितों का गाँव है, वहाँ पे एक आदमी भी अभी नौकरी पर नहीं है, स्कूलों तक नहीं है, कॉलेजों तक नहीं है। मेरे खुद गाँव में दलित बस्ती में आज पिछले साल पहला लड़का मास्टर की नौकरी लगा है। फिर बताओ, मैं भी जानता हूँ। तो बताइए, अब 76 साल बाद एक लड़का लगा है तो अभी वो कितने पीछे हैं। केवल अभी वो मास्टर लगा, अभी सुप्रीम कोर्ट की दौड़ बहुत दूर है, अभी जो है देश का प्रधानमंत्री बनने की दौड़ बहुत दूर है। उन्हें लगता है कि राजनीति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, ये बनने का इन लोगों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और सरकारें बन रही थी तो तब बहुत सारे जो सवर्ण लीडर थे उन्होंने कहा था कि इनमें लीडरशिप की क्षमता नहीं होती तो इन्हें क्या राजनीति में रखना। तो वही सोच आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो अब आप देखिए, SC/ST एक्ट को जो इन्होंने एट्रोसिटी एक्ट था 2018 में पूरे निष्प्रभावी कर ही दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उसमें भी लाखों लोगों ने पूरे देश में आंदोलन किया, कई लोग मरे, मेरे ऊपर भी मुकदमा, मेरे भाई पे, मेरे पूरे परिवार पे मुकदमा है। मेरे भाई को पॉइजन तक दे दिया गया रेलवे पटरी पे जब आंदोलन कर रहे थे, और कितने बच्चे मर गए थे उसमें, मार दिए गए थे, कुछ असामाजिक तत्व घुस गए थे आंदोलन को बदनाम करने के लिए। तो इन लोगों ने तो अपनी थाली की रोटी, अगर इनको मिला भी एक टुकड़ा रूखा सूखा तो उसे बचाने के लिए भी इन्होंने खूब संघर्ष किया है। ये खेतों में लड़ते हैं, रात दिन मिट्टी से लड़ते हैं, उसमें धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, फिर तब जाके इन्हें खाना मिलता है। उसके बाद इन्हें जो ये भवन है, यूनिवर्सिटी है, यही लोग मजदूरी करके इन्हें बनाते हैं, लेकिन जब इनका बच्चा पढ़ने आता है तो इसी की दीवारों के अंदर इनके साथ भेदभाव होता है। अब देखिए ना कि उनके दर्द को कौन समझेगा। सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें अनाथ बना दिया, सरकारें उनको अनाथ बना के रखती हैं, प्रशासन जो सिस्टम है वो उनको अनाथ बना के रखता है। तो ये जाए कहाँ? अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करेंगे, जिसको ये वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, तो ये करें किससे, बताइए। उन्हीं प्रधानमंत्री को इन तमाम आंदोलनों में, जब UGC के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, उन्हीं प्रधानमंत्री को गाली तक दी गई, तेली कहा गया। मतलब जो हिंदू हृदय सम्राट थे वो अचानक तेली हो जाते हैं। अब आप देखिए, हिंदू हृदय सम्राट को तेली बताने वाले भी कौन लोग थे? वही लोग जो हीरो बना रहे थे। अभी भी इतने लोग यहाँ हैं जो ये SC/ST OBC के लोग हैं, इन्होंने अभी तक तेली नहीं कहा। कितने आंदोलन आज से पहले भी हुए, किसानों का भी आंदोलन हुआ और शिक्षक भर्ती के भी आंदोलन हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए। किसी भी आंदोलन में प्रधानमंत्री को जाति याद आ जाती है, तुरंत जाति याद आ जाती है, जो भी सवर्णों की हेजेमनी को तोड़ने की कोशिश करता है। अब आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री को जाति आधारित गाली दी और फिर कह रहे हैं जातिवाद है ही नहीं। कह रहे हैं जातिवाद नहीं है और चूड़े के जातिवाद है ही नहीं, तू क्या बकवास कर रहा। अब आप उसका पूरे सेंटेंस में ढूंढिए कि जातिवाद कहाँ नहीं है। अरे चमारी की जातिवाद तो है ही नहीं, मेरे से कहता है, मतलब वो मेरे से कह रहा है कि अरे चमारी की जातिवाद तो है ही नहीं। अब बताइए इसमें कहाँ जातिवाद नहीं है? अब मैं यहाँ कहाँ जातिवाद मैं इसमें कहाँ ढूंढूं अपना दर्द? कैसे उसको रोकूं, कैसे उसको बोलूं, कैसे उसे समझाऊं कि इसी में जातिवाद है? कभी इस बात को आप एक्सप्लेन भी कर पाओगे कि जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, जो सवर्ण समाज है, मैं खुद उस समाज से आता हूँ, जो सामान्य शब्दावली है, हमें इतना नॉर्मलाइज किया जाता है कि आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो स्वीकार्य है। कुछ नहीं है। कैसे समझाएंगे कि भैया आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हो वही अपमान है हमारा? आप ये कहिए कि अब तेरे जैसी भी हमें ज्ञान देगी, तेरे जैसी। अब ये नौबत आ गई है हमारी कि तेरे जैसी ज्ञान देगी। इस लाइन में कितना बड़ा एक मनोबल जो यहाँ सर पे मेरे सवार था वो पैरों में आ गया। सही बात। कुछ नहीं बोल पाऊंगी, शब्द नहीं बन पाएंगे, आंसू निकलेंगे, ये दर्द बता भी नहीं पाऊंगी कि मैं इस जाति में पैदा हुई इसलिए मैं ये सुन रही हूँ, जबकि मेरा ये दोष नहीं था। इस सिस्टम में पैदा होना मेरा दोष नहीं था, किसी का दोष नहीं था, ना? किसी का भी नहीं था। और ना किसी ब्राह्मण ने कोई बढ़िया काम किए थे, उसे ब्राह्मण बना दिया। और ये कहा गया कि उन्होंने कौन से देश के अंदर, आज भी हम भारत में कहते हैं कि भारत ने कितनी खोज करी, कितने आविष्कार करे, तो जीरो सुई तक का आविष्कार नहीं कर पाए जिससे अपना कच्चा सिल के इज्जत बचा ले। और ये कहते हैं हम तो बड़ी ऊंची जाति के। भाई ऊंची जाति से तुमने नीचे वालों के लिए क्या अच्छे काम किए जो तुम ऊंचे बन गए? अगर तुम ऊंचे थे तो तुम्हें अच्छा करना चाहिए था नीचे वाले के लिए। मैं हूँ जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे आसपास 2-4 गरीब हैं, मैं उनके बच्चों की फीस भरने की कोशिश करती हूँ, उनको बैग स्कूल पूछती रहती हूँ कि तुम्हारे बच्चों के पास फीस जमा हो गई, उनके चप्पल हैं, जूते, किस दिन चप्पल में देखा तो मैंने जूते खरीदवाए। आपने कष्ट झेल लिया ना, उस समाज ने शायद कभी कष्ट झेला नहीं है, शायद इसलिए ना कर पाता हो। देखिए, दलित जो दमन है, जो दलित दमन जो झेलता है उसको वो सहन महसूस कर सकता है। लेकिन इस भारत की सबसे बड़ी बात है कि दलितों के दर्द को सवर्णों ने बेचा, कहानियां बनाई, कविता बनाई। अभी आप टीवी पे भी डिबेट देखेंगे ना, पांडे, दुबे, चौबे, शर्मा, उपाध्याय दलितों की कहानियों पर डिबेट कर रहे हैं भाई लोग। और एक दलित नहीं जो झेल के आया है और जो झेल के नहीं आया उन पर कहानी लिख रहा है, कविता लिख रहा है।
नहीं, आप लोगों की प्रेजेंस से डिस्कम्फर्ट कहाँ है? आप में भी इतना कैलिबर है कि आप किसी भी टीवी चैनल पे बैठकर या फिर कहीं भी बैठ कर अपने समाज को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। आपसे ऐसी परेशानी क्या उत्पन्न हो जाती है कि टीवी पर आपको नहीं बुलाया जाता? हम जैसे छोटे मोटे चैनल आपसे बात करते रहते वो हैं। कारण पता है क्या? अरे ये जब आ जाएंगी तो इनके शब्दों में जो असलियत है वो इनकी आंखों में भी दिखेगी, उसको जनता देखेगी। जो दर्द ये झेल कर आए हैं ना, वो इनके मन के जो उकेरे हुए वर्ड है ना, उनके शब्दों में वो दर्द उबल उबल के बाहर आएगा और जनता देखेगी, प्रभावित होगी और जुड़ेगी और वास्तव में कहेगी वास्तव में दर्द होता है। जब सवर्ण ये बात कहता है तो लोगों को लगता है कि नहीं होता है, क्योंकि वो फीलिंग के साथ नहीं कहता। उनके लिए तो कविता है ना, उनके लिए कहानियां हैं। उनके लिए कविता है, कहानियां, वो तो उसको बेचते हैं, वो तो उनका दर्द बेचते हैं। आप देखिए कविताएं कहानियां लिखने वाले वो हैं इन लोगों पे। दलितों की कहानियां लिखने वाले कौन? सवर्ण। जबकि सवर्णों ने उनके ऊपर किया है। हालांकि जो लिख रहे हैं उन्होंने शायद नहीं किया है, वो अच्छे लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही सारे सवर्ण गलत है, बहुत सारे सवर्णों ने, यहाँ तक कि ब्राह्मणों ने इस यूजीसी नए नियमों पर कहा है कि ये बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। मेरे दोस्तों के साथ होता है। मैं बता रही हूँ, मेरे खुद की एक सहेली थी, मेरी ब्राह्मण सहेली थी, उसकी मम्मी ने जब मैं वो मेरे को अपने घर ले गई तो उसकी मम्मी के बारे में वो आज भी मेरे से कहती है, अब यूजीसी पे हमारा डिस्कशन हो रहा था, कहती बहन तू सही कह रही, मेरी मम्मी ने जब तेरे को डिस्पोजल में दिया था और मेरी दूसरी जो बनिया वो थी दोस्त रीमा को उसमें दिया था और तुझे डिस्पोजल में दिया था, मैं समझ रही तेरी आंखें मेरे आंखों में आज भी हैं वो, कि तेरी आंखों से आंसू बस बाहर नहीं आए थे, अंदर अंदर घूम रहे थे, इसलिए नहीं निकले क्योंकि तुझे ये लगता है कि मैं कमजोर पड़ गई। और मुझे पता है कि वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, लेकिन मैं नहीं लड़ पाई अपनी माँ से। मैं छोटी थी, हम सब छोटे बच्चे थे, पर इस बात को तो समझ रहे थे कि भेदभाव है। लेकिन मैम इस जातिवाद से तो हम कहीं ना कहीं लड़ भी लेंगे। हम सामने वाले के साथ दिए हुए प्लास्टिक के गिलास को फेंक सकते हैं, ठीक है, वो उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उस जातिवाद से कहाँ लड़ेंगे जहाँ पर हमारे नंबर काटे जाते हैं, नाम देखकर नंबर काटे जाते हैं कि आप कौन सी जाति में हैं, उस जाति में भी किस उपजाति में हैं, वो जाति देख के भी तो मास्टर नंबर दे रहा है ना। उसके लिए लड़ने के लिए अब जो सरकारें हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको इनके बारे में सोचना पड़ेगा। मैं ये कहती हूँ, इनके वोट से सरकारें बनती हैं, इनके टैक्स से सरकारें चलती हैं, इनके टैक्स से एक एक कुर्सी चाहे नेता की हो चाहे अधिकारी की हो, इनके टैक्स से चलती है और ये इन्हीं का सबसे ज़्यादा शोषण करते हैं। ये तो वही बात होगी कि मुर्गे की सारी खाल उधेड़ दो, बाल उधेड़ दो, पंख उधेड़ दो, बाद में 2 चुग्गा दे दो और वो कहेगा मालिक मालिक, फिर पीछे चल देगा। तो ये इन्होंने इस भीड़ को ये समझ रखा है, ये भीड़ जब तक ऐसे चलेगी जब तक ये जागरूक नहीं होगी। जिस दिन मेरे जैसे जागरूक लोग हो जाएंगे, जिस दिन आप जैसे सवर्णों में समानतावादी लोग हो जाएंगे, ये देश तरक्की करेगा, इस देश में भाईचारा होगा, बहनचारा होगा, दोस्ती होगी, प्यार होगी, सद्भावना होगी। क्योंकि आप जैसा व्यक्ति मेरे दर्द पे बात करेगा, इतनी क्षमता रखेगा और मैं अपने दर्द को वास्तव में बताऊंगी, तो जो और शोषण करने वाले लोग हैं उनकी आंखों में कहीं ना कहीं शर्म आएगी कि यार बात सच में गलत होती है। 100% हम जैसे लोग भी नहीं समझ पाएंगे। 100% हमने कभी झेला नहीं ना। अगर हम केवल साथ दे सकते हैं, साथ देते हैं, आप लड़िए, हम आपके साथ खड़े हों। साथ ही तो नहीं दे रहे, अभी मीडिया साथ देती है, दिखाती तो देश में जाता ही आंदोलन। सही बात। अगर सुप्रीम कोर्ट साथ देता तो यूजीसी पे वो लगता। अरे खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम्हारे 5 साल में 118% जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा है, और वही सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में जब सवर्ण आंदोलन करते हैं तो कहता है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो अब पता है ये चिट्ठी भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, तो तुम तो भाई इनको मारने के लिए बैठे हो, डंडा तुम्हारा। संसद में इस आखिरी सवाल है इसमें, संसद में इस विषय की अभी तक चर्चा नहीं हुई। चंद्रशेखर एक हैं जिन्होंने उठाने की कोशिश की, उनको भी 2-2.5 मिनट का समय दिया जाता है। उसके बाद जो 140 सांसद बचे, वो भी तो इसी समाज ने उन्हें सशक्त बनाया और वो आगे भेजा है। उनके अंदर वो भावना कहाँ से आएगी कि भैया मेरे समाज का पाँव टूटा है तो मैं अपने समाज के पाँव की बात क्यों ना करूँ। आपको पता है उनके पाँव में ना उन्होंने चांदी की खड़ाऊ पहना दी है। हाँ। जिनके समाज में टूटी चप्पल नहीं थी और उन सांसदों के पैरों में उनकी पार्टी उन्हें चांदी की खड़ाऊ पहना दी, और चांदी की खड़ाऊ पहनाते के टाइम पे ये शर्त रखी गई कि अब टूटी चप्पल वाले की बात नहीं करेगा वरना तेरे पैर की भी खड़ाऊ छीन लेंगे। तो वो अपनी खड़ाऊ को पहनने के लिए भाई साहब वो उसकी चप्पल की बात नहीं कर रहा। ये 130 सांसदों की यही बात है। चंद्रशेखर स्वतंत्र हैं, हाँ मजबूरी नहीं है, लालच है, बहुत बड़ा लालच है। उनका लल्ला बाहर पढ़ रहा है, उनकी लल्ली बहुत अच्छे स्कूलों में और यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ेगी, क्योंकि जो वो करप्शन भी करते हैं, फाइलें उनकी पहले चली जाती हैं, दबा कर रखते हैं कि अगर बोलोगे तो ऐसे कर देंगे, तो डर के मारे नहीं बोलते। वो तो क्या बोलते हैं, उनको फिर वोट नहीं देनी चाहिए ना। अब समाज जब इनके पास ये लोग आए कि मैं तुम्हारी जाति का नेता हूं, मुझे वोट दो, तब जूता उठाए और कहे कि तेरी जाति का पता, तेरी सोने की खड़ा हुआ क्या उसे उतारेगा? क्या टूटी चप्पल पहन के यहाँ आएगा? क्या मेरी टूटी चप्पल की बात करेगा? क्या मेरे टूटे मनोबल की बात करेगा? क्या मेरे बच्चे के मरने पर तेरे आंखों से आंसू निकलेंगे जो यूनिवर्सिटियों में आत्महत्या कर लेता है, जिनको मार दिया जाता है? क्या तू ऐसी संस्थागत हत्याओं पर बोलेगा?
तब समाज को आवाज लगानी चाहिए। तुम्हारा दुश्मन सवर्ण से ज्यादा तुम्हारे अपने नेता हैं, तुम्हारे अपने वो अधिकारी हैं जो नौकरी में बैठकर तुम्हारी बात नहीं करते। इनके गिरेबान पकड़ के इनसे पूछो कि जब तुम्हें ये अधिकार मिला, राजनीतिक रिजर्वेशन मिला, सामाजिक रिजर्वेशन मिला, सॉरी शैक्षिक रिजर्वेशन और नौकरी में रिजर्वेशन मिला, तो तुमने इसके बाद क्या फायदा उठाया? मैंने शिक्षा में रिजर्वेशन लिया, मैंने अभी नौकरी में रिजर्वेशन नहीं लिया। मैंने शिक्षा का रिजर्वेशन लेकर मैंने ये जाना कि इस शिक्षा को बचाने के लिए बाकी बच्चों के लिए मुझे लड़ना चाहिए। मैं भी गरीब परिवार से आने वाली, दूर दराज मेरे गांव में अभी तक कोई भी लड़की ने एलएलबी नहीं की है। मैं अकेले एलएलबी करने वाली लड़की हूँ और मेरी माँ का सपना था कि मेरी बच्ची एलएलबी बने और डिग्री लेकर आए, मुझे मिले, मुझे क्योंकि उनके साथ कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता था। और मेरी माँ कहती थी जब मेरी बेटी वकील बनेगी ना तब तेरा केस मेरी बेटी लड़ेगी। उनकी इतनी सोच नहीं थी कि वो जज बने, लेकिन उनके मन में वकील की थी, क्योंकि वो जब गई ना थाने गई उनकी सुनी नहीं गई, जब वो कचहरी गई उनकी सुनी नहीं गई, तब उनके मन में आया कि मैं अपनी लल्ली को वकील बनाऊंगी। तो आप ये सोचिए कि जिन लोगों को इतने लंबे समय से आप सता रहे हैं, उन लोगों की वेदना को अब तो कम से कम उस चैन को तोड़ दीजिए। इतनी लंबी चैन तो मत रखिए कि देश दुनिया में तुम्हारी थूथू हो कि भाई साहब ये अभी तक इतनी पुरानी रूढ़िवादी सोच से नहीं उठे। हम भाईचारा कैसे बढ़ाएंगे जब तुम हमें ये कहोगे कि भाई तेरे जैसी ज्ञान देगी हैं? तब तुम कहते थे चूड़ी चमाड़ी कंजड़ भंगी, आज तुम कहते हो ओ भीमटी और नीलटी। तो तुमने सिर्फ शब्द बदले हैं, अपमान करने का जो इरादा है, भावना है, वो तो तुम्हारी वैसी है ना। हम तो उससे भी अपमानित होते हैं ना। तो तुम अपने शब्दों को बदल सकते हो लेकिन इरादे को नहीं बदल सकते। तो ये भारत में हमारा भाईचारा कैसे बढ़ेगा भाई? देखिए ये बात बहुत मजबूत बात है कि आप आखिरी समय तक जब आप ये सवाल पूछते रहेंगे कि आप वो अधिकार कहाँ हैं जो हर एक इंसान का इंसान के बराबरी में होना चाहिए था, तब तक आपकी लड़ाई जारी है। और जब तक कोई जवाब नहीं देगा कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने गलती की और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो गलती को दोहराऊंगा नहीं, तब तक इस पूरी समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।